Chapters 333 Leaving Shang Clan City, 334 Immortal Crane Sect, Fang Zheng, 335 Gu Immortal by whose inheritance, 336 Hero saves the beauty. Chapter Start, Chapter 333, Shang Clan City छोड़ते हुए यूज लगा था कि फैंग युआन यूज बस सबक सिखा रहा है, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फैंग युआन के मन में उस मारने का इरादा होगा, यहां तक कि वो कीमती पर्पल थॉर्न टोकन भी कुर्बान करने को तैयार था। सिर्फ मेरी वजह से तुमने इतनी बेरहमी दिखाई, क्या ये जरूरी था? फैंग युआन का डिटर्मिनेशन महसूस करके जो क्वान का रोने का मन कर रहा था। वो एक आम इंसान था, उस भी मौत से डर लगता था। अगर ऐसा ना होता तो जो क्लैन के तबाह होने के बाद जब वो अकेला और जख्मी रह गया था, वो कब का मर चुका होता। लेकिन वो जिंदा रहा। जीने की इच्छा हर जीव की फितरत होती है। उसने शांग शिनसियाई को इसलिए माना किया था क्योंकि वो यूज नीची नजर से देखता था। वो एक घमंडी आदमी था, एक जमाने में एक क्लैन का लीडर था। वो यूएस जैसी कमजोर और शक्तिहीन लड़की के आगे कैसे झुक सकता था? लेकिन उसने सोचा नहीं था कि मामला इस हद तक बढ़ जाएगा। ए फ्लैट, उसके सर पर मौत का खतरा मंडरा रहा था। फैंग युआन का पागलपन उसके सोच से परे था। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं उसका इनविटेशन मान लेता। सोचा ना था कि अंजाम ऐसा होगा। जो क्वान को जबरदस्त पछतावा हो रहा था। बेशक वो घमंडी था, लेकिन बेवकूफ नहीं। जिंदगी और गुरूर के बीच उसने जाहिर है पहले वाले को चुना। अगर ऐसा ना होता तो वो इतने सालों तक एक हारे हुए कुत्ते की तरह जिंदा ना रहता। हाँ, मैं समझ गया। मेरा शांग शिनसियाई को माना करना उसकी रेपुटेशन पर एक भारी झटका था। फैंग झेंग उसका सबसे बड़ा सपोर्टर है, इसलिए उस मुझे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। शैंग की फैन ने मुझे गुमराह किया था। फैंग युआन का जबरदस्त कातिलाना इरादा महसूस करते हुए जो क्वान ने फौरन वजह सोच ली। अपनी अकाल से थोड़े से एनालिसिस के बाद वो समझ गया कि पहले की सारी अफवाहें शांग यी फैन ने हाई फैलाई थी। इस वक्त वो अभी भी खुश और स्मग था। ये अफवाहें उसके लिए शांग शिनसियाई को माना करने का सबसे अच्छा बहाना थी। साथ ही उस महसूस हो रहा था कि शांग यी फैन इन अफवाहों से यूज कितनी अहमियत दे रहा है। बुरी से बुरी हालत में वो शांग यी फैन के पास जा सकता था। उसके लिए शांग यी फैन हो या शांग शिनसियाई, कोई फर्क नहीं था। जब तक वो मदद करने को तैयार था, वो उन्हें आसानी से यंग मास्टर बना सकता था। ये जो क्वान का कॉन्फिडेंस था, लेकिन अब वो पछतावे से भर गया था। इस अफवाह की वजह से फैंग युआन यूज मारना चाहता था। ए फ्लैट शांग यी फैन के पास जाने में बहुत देर हो चुकी थी। फैंग युआन एक संकी था, वो नियम कानून नहीं मानता था। जो क्वान ने इस बार पूरी तरह से गड़बड़ कर दी थी। जो क्वान जमीन पर पड़ा हुआ था, लड़ाई से उसकी हड्डियां दुख रही थी और फैंग युआन के पैर ने उसके चेहरे पर यूज भी बस कर रखा था। वो अपना मुंह खोलकर माफी मांगना चाहता था, लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। इतने सारे लोग देख रहे हैं, अगर मैं सबके सामने भीख मांगूंगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन अगर नहीं मांगी तो मेरी जान चली जाएगी। कैरेक्टर हाई किस्मत तय करता है। इस नाजुक मोड़ पर जो क्वान का घमंड अभी भी उस पे हावी हो रहा था। कहते हैं, एक समझदार इंसान हालत के आगे झुक जाता है। जो क्वान, जब तुम अपनी हालत ही नहीं समझ सकते तो तुम समझदार नहीं हो। मैंने तुम्हें मारने के लिए एक पर्पल थॉर्न टोकन बर्बाद किया है, इस बात पर गर्व महसूस करो। ए फ्लैट मारो। फैंग युआन ने तंज कसते हुए अपने पैर पर जोर डाला। जो क्वान ने अपने ऊपर एक जबरदस्त दबाव महसूस किया, उसने आखिरकार सारी हिचकिचाहट छोड़ दी और भीख मांगने लगा। लेकिन क्योंकि फैंग युआन इतना जोर लगा रहा था, उसके गाल आपस में चिपक गए थे। वो बोलना चाहता था पर बोल नहीं पा रहा था। जो क्वान घबरा रहा था। रुको, मैं मरना नहीं चाहता, मैं माफी मांगना चाहता हूं, मैं हार मानना चाहता हूं, मुझे बोलने दो। वो अपने दिल में चिल्लाया और साथ ही उसने अपने हाथ पैर पागलों की तरह पटकने शुरू कर दिए। उसने फैंग युआन का पैर पकड़ा, लेकिन फैंग युआन का शरीर लोहे जैसा सख्त था, 1 इंच भी नहीं हिला। मैं तो गया काम से। जैसे हाई जो क्वान उम्मीद खो रहा था, उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। ब्रदर हे तू, उस पर रहम कीजिए। शैंग शिनसियाई सीन पर दौड़ती हुई आई। शिनसियाई, लगता है आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया। मैं जानता हूं तुम काबिल लोगों की कदर करती हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसा इंसान मरने के ही लायक है। फैंग युआन ने ठंडे से जवाब दिया, लेकिन अपने पैर से जोर लगाना बैंड कर दिया। नहीं, ब्रदर हे तू, मुझे बोलना ही पड़ेगा। शैंग शिनसियाई बहुत डिटर्मिन्ड थी।
उसने आगे कहा, आपने सर जो क्वान के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा है, मैं उन्हें बेहतर जानती हूं। सर जू हमेशा से जो क्लैन को फिर से बनाने पर अड़े रहे हैं। उनके कंधों पर एक भारी बोझ है। वो एक ऐसे इंसान हैं जिनके दिल में बड़े अरमान हैं। उन्होंने एक बार मुझे बड़े दर्द के साथ बताया था कि वो अपने पुराने क्लैन के लोगों को नहीं भूल सकते। उनकी पत्नी के गुजरने से पहले उन्होंने उनसे अपना घर फिर से बसाने को कहा था। इतने सालों से वो एक भारी बोझ उठाए इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनकी अपनी मजबूरियां हैं। ऐसा है क्या? फैंग युआन ने अपने पैर पर रखा हुआ जोर कम कर दिया। उसका एक्सप्रेशन बदल गया। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें ये सब कब बताया? जो क्वान को अजीब लगा, जब उसकी पत्नी मारी थी, वो तो वहां सीन पर था ही नहीं। लेकिन वो फौरन समझ गया, ये एक एक्ट था जो शान शिनसियाई, फैंग युआन के साथ मिलकर कर रही थी। असल में फैंग युआन और शान शिनसियाई अभी भी उस अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने शांग क्लैन को स्टेज बनाकर एक अच्छा शो किया था। उसके पहले के शब्द इस गड़बड़ से निकलने का उसका टिकट थे। इससे न सिर्फ शांग शिनसियाई की नीयत और काबिल लोगों के लिए उसका प्यार दिखा, बल्कि यूस इस मुसीबत से निकलने का रास्ता भी मिल गया। क्या कमाल की स्कीम है! वाह, क्या स्कीम है! मेन जो क्लैन का लीडर हूं, लेकिन आज मेन इन नौजवानों से हार गया। सच में नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की जगह ले रही है। जो क्वान ने अपने दांत पीसे, मजबूरी में आह भरते हुए। यूज गुस्सा, नफरत, लेकिन साथ ही दुख और लाचारी भी महसूस हुई। तो ये बात है। सोचा ना था कि सर जू इतने अरमानों वाले इंसान हैं। लेकिन तुम बहुत बेवकूफ हो। शिनसियाई की मदद करना तुम्हारे घर को फिर से बनाने के अरमानों से टकराता नहीं है। तुम अपने लक्ष्य के कारण मौत से नहीं डरते, मैं तुमसे प्रभावित हूं। लेकिन क्या तुम जानते हो, मरना आसान है, लेकिन शर्मिंदगी से कर जिंदा रहना और अपने आदर्शों के लिए आगे बढ़ना, अपने ऊपर दबाव के साथ आगे बढ़ना, वही असली हिम्मत है। फैंग युआन ने जोर से कहा। जो क्वान ने यह सुना और जान गया कि यह एक मौका था जो फैंग युआन यूज कर रहा था। ये शायद आखिरी मौका भी था। अगर वो इसे स्वीकार नहीं करता, तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसके लिए कोई और मौका नहीं बचेगा। ऐसा सोचते हुए उस बूढ़े आदमी ने कहा, साई, नई पीढ़ी नए जीनियसेस को जन्म देती है। आप दोनों की बातें सुनकर मैं पूरी तरह से जागरूक हो गया हूं। फैंग युआन ने अपना पैर ढीला कर दिया। शैंग शिनसियाई खुशी से झूम उठी। उसने जो क्वान को उठने में मदद की। जो क्वान ने अपने शरीर के दर्द को सहते हुए धीरे से उठा और फिर शांग शिनसियाई को सलाम किया। जो क्वान लेडी शिनसियाई को प्रणाम करता है। ... तुमने क्या कहा? जो क्वान ने यूएस लड़की को अपना मालिक मान लिया? स्टडी रूम में शांग यी फैन ने यह सुना और हैरानी से जम सा गया। ये नामुमकिन है। मेन जो क्वान के पर्सनैलिटी को जानता हूं। उस जमाने में जब शांग याजी इंचार्ज था और सारी दुकानों को कंट्रोल करता था, तब भी वो यूज रिक्रूट नहीं कर पाया था। इस शैंग शिनसियाई में ऐसी क्या काबिलियत है कि वो उसकी लॉयल्टी हासिल कर पाए? शैंग की फैन ने रिएक्ट किया और हैरानी से चिल्लाया, यह सच में हुआ है। ओल्ड जैंग ने आह भरी। शांग शिनसियाई अभी भी जवान है, उसमें तौर पर यह काबिलियत नहीं है। लेकिन उसके साथ फैंग झेंग और बाइनिंग बिंग हैं। सच कहूं तो मैंने फैंग झेंग को कम समझा। सोचा ना था कि वो सीधे साड़े चेहरे के नीचे इतना शातिर है। उसने जानबूझकर मामले को इतना बिगाड़ दिया कि उस सुलझाया ना जा सके और जू क्वान को उसके आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। अगर जो क्वान नहीं झुकता तो फैंग झेंग यूज वही मौके पर मार देता। अभी पूरा शॉप डिस्ट्रिक्ट इसी मामले के बारे में बात कर रहा है। हर तरफ अफवाहें हैं कि जो क्वान अपने क्लैन को फिर से बनाने के लिए जिल्लत और शर्मिंदगी से कर जी रहा था। फैंग झेंग से ज्ञान मिलने के बाद उसने शांग शिनसियाई, जो काबिल लोगों से प्यार करती है, को ज्वाइन करने का फैसला किया। शैंग शिनसियाई की रेपुटेशन अब शिखर पर पहुंच गई है। शैंग की फैन ने यह सुना और गुस्से से आग बबूला हो गया। इसका मतलब हमने जो इतनी मेहनत की थी पहले अफवाहें फैलाने में, वो उल्टा उनके ही काम आ गई। झूठे, सबके सब झूठे। ये सारी अफवाहें उन्हीं ने फैलाई होंगी। भला ऐसी टचिंग कहानी कैसे हो सकती है? HMPH। यंग मास्टर यी फैन, शांत हो जाइए। कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है। भले हाई शांग शिनसियाई के पास अब कुछ लोग हैं, जरूरी नहीं कि वो सच में उसके वफादार हों। अभी भी हमारे पास मैडम की मदद है। जीतने का अभी भी काफी अच्छा चांस है। ओल्ड जैंग ने शांति से एनालाइज किया। जैसे ही उसने सलाह दी, शांग यी फैन के इमोशंस वापस नॉर्मल हो गए। उसने अपने दांत पीसे। उसकी आंख में एक मनहूस चमक थी। तुम सही कह रहे हो, एक फोर्स बनाने में बहुत वक्त लगता है।
उसने जिन लोगों को रिक्रूट किया है, उन्हें या तो धमकाया गया है या मजबूर किया गया है, वो उनकी लॉयल्टी कैसे हासिल कर सकती है? ही, अब आगे मैं उनके बीच फूट डालूंगा और फिर पैसे से उन्हें अपनी तरफ खींच लूंगा, मुझे यकीन है ये काम करेगा। शैंग शिन सीआई इंचार्ज, फैंग और बाई गार्डियंस के रूप में जो क्वान मदद करते हुए और वेई दशिन और जोंग क्लैन के भाइयों के सहयोग से बैटल स्टेज में इंटेल का बिजनेस आखिरकार शुरू हो गया। जैसा कि शांग शिन सीआई ने अनुमान लगाया था, बिजनेस शुरू होते ही इसने काफी हंगामा और रिएक्शन पैदा किया। पहले ही दिन उन्होंने अपनी लगाई हुई पूंजी वापस कमा ली। दूसरे दिन बिजनेस अभी भी जबरदस्त चल रहा था। तीसरे दिन बिजनेस अभी भी आग लगा रहा था। 7 दिनों के बाद शांग शिन सीआई के 3 लाख प्राइमेवल स्टोन्स बढ़कर 4,40,000 हो गए। शैंग की फैन की साजिशें कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाईं। शैंग शिन सीआई की फोर्स बहुत एकजुट थी और किसी को भी हिलाया नहीं जा सकता था। ऐसी एकता ने दूसरे यंग मास्टर्स को हैरान कर दिया। शैंग की फैन घबरा रहा था क्योंकि वो जानता था अगर शांग शिन सीआई ऐसे ही डेवलप करती रही अपनी मौजूदा रेपुटेशन के साथ, तो वो आखिरी विनर होगी। इसलिए उसने अपनी मां के इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके शांग क्लैन के हाई अप्स को प्रभावित करना शुरू कर दिया। शैंग शिन सीआई का इंटेल बिजनेस बैटल स्टेज से जुदा था, ये एक सेंसिटिव टॉपिक था। शैंग क्लैन के हाई अप्स ने एक मीटिंग रखी और शांग शिन सीआई के बिजनेस को रोकने हाई वाले जब शांग यानफी खड़ा हुआ और सारे ऑब्जेक्शंस को हवा में उड़ा दिया, अपनी बेटी को पूरा सपोर्ट करते हुए। शांग यानफी का रवैया शांग यीफैन के लिए आखिरी झटका था। कई महीनों बाद शांग यीफैन और उसकी मां की फोर्सेस शांग शिन सीआई से बुरी तरह हार गई। शांग शिन सीआई शांग याजी के बाद 10 यंग मास्टर्स में से एक बन गई, लेकिन बिछड़ने का दर्द उसकी जीत की खुशी पर हावी हो गया। ब्रदर हे तू, क्या आपको इतनी जल्दी है? शांग शिन सीआई शहर के बाहर चलती हुई विदाई दे रही थी। तुम अब एक यंग मास्टर बन चुकी हो, अपने टैलेंट के साथ तुम यहां जरूर अच्छी तरह से ग्रो करोगी। शिन सीआई, ऐसी कोई महफिल नहीं जो कभी खत्म ना हो, हम भविष्य में फिर मिलेंगे, दुखी मत हो। फैंग युआन ने तसल्ली दी, लेकिन फिर टॉपिक बदल दिया। जाने से पहले मुझे तुम्हें एक बात याद दिलानी है। हमेशा अपनी नजर दूर तक रखना और आगे देखना। 10 यंग मास्टर पोजीशन के ऊपर अभी भी यंग क्लैन लीडर शांग तुओ है। शांग तुओ है के ऊपर शांग क्लैन के 5 एल्डर्स हैं, तुम्हारे पिता शांग यानफी और यहां तक कि शांग क्लैन का सुप्रीम एल्डर भी। आप चिंता ना करें ब्रदर, आज जमाने में जब शांग तुओ है यंग क्लैन लीडर बना था, उसके पास परफेक्ट कंडीशंस थे। दूसरे यंग मास्टर्स के भी पावर में आने पर उनके रिश्ते अच्छे थे, लेकिन मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकती हूं, सिर्फ काबिल लोगों के साथ ही मैं उनसे कंपीट कर सकती हूं। ब्रदर, अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं आपकी मदद के लिए कुछ भी करूंगी। शैंग शिन सीआई की आंख में एक चमक थी। उसके शब्दों ने फैंग और बाई को उसे एक बार फिर से गौर से देखने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार भविष्य की शांग क्लैन लीडर, दुनिया को हिला देने वाली महिला टैलेंट। ठीक है, अगली मुलाकात तक। फैंग युआन ने शांग शिन सीआई को गहरी नजर से देखा, फिर मुड़कर चला गया। बाई निंग बिंग फौरन उसके पीछे चली। दोनों, एक काले कपड़ों में और दूसरा सफेद में, धीरे धीरे पहाड़ी इलाके में ओझल हो गए। शांग शिन सीआई और उसके 2 सेवक वहीं खड़े रहे, बिना हिले डुले उन दोनों की पीठ को देखते रहे। ब्रदर हे तू, सैनचा माउंटेन बहुत खतरनाक है, प्लीज अपना ख्याल रखना। शांग शिन सीआई की इन नम थी, वो अपने दिल में उसके लिए दुआ कर रही थी। ट्रांसलेटर के विचार। चीबी जनरल, आखिरकार हम अगले आग की तरफ बढ़ रहे हैं। चीबी की ईद नम थी जब उसने ये चैप्टर अपलोड किया। चैप्टर 334, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट, फैंग जेंग। गू की दुनिया में हर रीजन जादुई था। पूरब में एक विशाल समुद्र था जिसमें टापू शतरंज के मोहरों की तरह बिखरे हुए थे। उसका नाम ईस्टर्न सी था। पश्चिम में एक विशाल रेगिस्तान था, हरियाली बेहद दुर्लभ थी, हर तरफ सिर्फ पीली रेत ही दिखती थी। उसका नाम वेस्टर्न डेजर्ट था। उत्तर में एक विशाल घास का मैदान था, लोग यूज नॉर्दर्न प्लेन्स कहते थे। दक्षिण में एक पहाड़ी इलाका था जिसे सदर्न बॉर्डर के नाम से जाना जाता था। और ईस्टर्न सी, वेस्टर्न डेजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स और साउदर्न बॉर्डर के बीच में एक केंद्रीय क्षेत्र था जिसे सेंट्रल कॉन्टिनेंट कहते थे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट 50 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा था, हवा में प्राइमेवल एनर्जी बेहद ज्यादा थी और कई सेक्स मौजूद थे। वहां कई हीरो और विजेता थे, डेमोनिक और राइचस दोनों,
ये एक ऐसा इलाका था जहां इंसानी और प्राकृतिक संसाधन भरपूर थे। उसकी कुल ताकत बाकी चारों रीजन्स के मुकाबले सबसे ज्यादा थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के दक्षिणी हिस्से में हजारों पहाड़ियों के बीच बादलों के ऊपर एक बड़ा पहाड़ था जो आसमान को छेड़ता हुआ लगता था। फेईही माउंटेन। फेईही माउंटेन शानदार और विशाल था, बादलों के समुद्र के ऊपर तैर रहा था। सूरज की रोशनी बादलों को चीरकर पहाड़ पर लगे हरे भरे जंगलों पर पड़ रही थी। पहाड़ के नीचे लहरें टकरा रही थी जब ज्वार भाटा उठता और गिरता था। जब भी हवा चलती, बादलों का समुद्र हिल जाता, बांस के जंगल हवा के साथ लहराते और 10,000 सारस गाते। आयरन बीक फ्लाइंग क्रेन, फायर पैलेट क्रेन, टेल विंड क्रेन, क्लाउड मिस्ट क्रेन, स्टेलर लाइट क्रेन, 10,000 से भी ज्यादा किस्म के उड़ने वाले सारस उड़ रहे दयाचीत के पेड़ों पर आराम कर रहे थे। ये एक जबरदस्त नजारा था। फेईही माउंटेन के 10,000 सारस सेंट्रल कॉन्टिनेंट में मशहूर थे और पहाड़ पर रहने वाले गू मास्टर्स वो पूरी दुनिया में मशहूर थे। ये था इमॉर्टल क्रेन सेक्ट, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के टॉप 10 सेक्ट्स में से एक, जिसके पास सेंट्रल कॉन्टिनेंट की सबसे मजबूत फोर्सेस में से एक थी। इस वक्त इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के स्पारिंग अरेना में एक महत्वपूर्ण लड़ाई हो रही थी। दो नौजवान एक जैसे कपड़े पहने एक लड़ाई में उलझे हुए थे। दोनों इधर उधर घूमते हुए एक दूसरे से लड़ रहे थे। बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर। मैं इमेजिन नहीं कर सकता, दोनों सिर्फ 20 साल के आसपास के हैं। अरेना के बाहर दर्शक इस लड़ाई को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनके चेहरों पर हैरानी और प्रशंसा के भाव थे। सीनियर ब्रदर सन युआन हुआ, वो एक अनुभवी एक्सपर्ट है। पिछले तीसरे साल के छोटे एग्जामिनेशन में नंबर 1 था। मुझे कोई हैरानी नहीं है कि उसके पास ऐसी ताकत है। लेकिन वो जूनियर ब्रदर फैंग झेंग, ये चौंकाने वाली बात है कि उसके पास ऐसी काबिलियत है। हाँ, वो इस साल के 8 साल के मिडिल एग्जामिनेशन में एक ब्लैक हॉर्स है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो फाइनल्स तक पहुंचेगा। इन सालों में जूनियर ब्रदर फैंग झेंग ने काफी लो प्रोफाइल रखा था, एक आम पहाड़ी पत्थर की तरह। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो बिल्कुल भी आई कैचिंग नहीं था। लेकिन किसने सोचा था कि इस एग्जामिनेशन के दौरान वो आसमान में उड़ जाएगा और उसका नाम इमॉर्टल क्रेन सेक्ट में मशहूर हो जाएगा। कई लोगों ने भरी और प्रशंसा और जलन दिखाई। फैंग झेंग का चेहरा गंभीर था, उसकी निगाहें तेज थी, वो सन युआन हुआ के साथ बराबरी की टक्कर दे रहा था। इन सालों में वो लंबा हो गया था, उसके कंधे चौड़े हो गए थे और उसकी कमर मोटी हो गई थी, वो ज्यादा मेच्योर और स्थिर हो गया था। अचानक फैंग झेंग ने एक हरे रंग की हवा छोड़ी, जिसने सुन युआन हुआ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सीनियर ब्रदर सन, हार मान लो, उसने बेहद कॉन्फिडेंट टोन में कहा। छोटे जूनियर ब्रदर, दिखाओ तुम्हारे पास क्या ट्रम्प कार्ड है। सन युआन हुआ हंसा, उतने हाई कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हुए। ठीक है फिर। फैंग झेंग ने सीटी बजाई, आवाज दूर तक गई। जल्द ही सारसों ने यूज जवाब दिया। सबने मुड़कर देखा और कई लोगों की आंख फटी की फटी रह गई, उनके मुंह खुले थे। एक आयरन बीक फ्लाइंग क्रेन का ग्रुप। हे भगवान, इतने सारे उड़ने वाले सारस, क्या ये कोई इल्यूजन है? ये कैसे मुमकिन है? ये एक मिरियड बीस्ट किंग है। फैंग झेंग का रैंक 4 मिडिल स्टेज तक पहुंचना ही एक गोड टियर टैलेंट था। लेकिन वो लगभग 10,000 सारसों के ग्रुप को कंट्रोल कर सकता है, ये कौन सा मेथड है? सब हैरान रह गए, उनके दिल में बेहद झटका लगा, कुछ को तो अपनी यहीं पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहां तक कि कई सेक्ट एल्डर्स भी अपनी सीटों से हैरानी में खड़े हो गए। सन युआन हुआ का एक्सप्रेशन बेहद गंभीर हो गया। आयरन बीक फ्लाइंग क्रेन ग्रुप एक जबरदस्त ऑरा के साथ आ रहा था और उनकी संख्या का एडवांटेज उस पर बहुत प्रेशर डाल रहा था। लेकिन उसने हार मानने का इरादा नहीं किया था। उसकी इल्म में दृढ़ निश्चय चमक रहा था। जूनियर ब्रदर फैंग, तुम कमाल के हो। लेकिन क्या तुम सच में इतने सारे उड़ने वाले सारसों को कंट्रोल कर सकते हो? मैं अभी हारा नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास भी एक क्रेन ग्रुप है। बाहर आओ। फेईही माउंटेन में 10,000 उड़ने वाले सारस इस टेरिटोरियल एडवांटेज का इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के लोगों ने खूब इस्तेमाल किया था। फैंग झेंग के पास एक क्रेन ग्रुप था, लेकिन सुन युआन हुआ भी सेक्ट का एक जीनियस था जिसे भरपूर नर्चरिंग मिली थी, उसने भी चुपके से एक क्रेन ग्रुप रखा हुआ था। सन युआन हुआ का कमांड सुनकर सारसों का एक ग्रुप तेजी से उड़कर बाहर आया। यह क्रेन ग्रुप फैंग झेंग के आयरन बीक फ्लाइंग क्रेन ग्रुप से बिल्कुल अलग था, इसमें सिर्फ कुछ 100 हाई थे। लेकिन जिन सारसों को सुन युआन हुआ कंट्रोल कर रहा था, वो आयरन बीक फ्लाइंग क्रेन से अलग थे। उनके शरीर पर सफेद पंख लेकिन पंखों और पूंछ के सिरों पर, साथ ही उनके पंजों पर नीला रंग था। सूरज की रोशनी में
वो एक धातु जैसी चमक दे रहे थे। साथ ही जब वो उड़ते उनके शरीर पर नीले स्टैटिक लाइटनिंग के निशान देखे जा सकते थे। सावधान रहो, ये उड़ने वाले सारस इल्यूजन लाइटनिंग क्रेन्स हैं। इनकी प्रकृति उग्र होती है और ये अकेले लड़ने में माहिर होते हैं। आम आयनबीक फ्लाइंग क्रेन्स इनका मुकाबला नहीं कर सकते। फैंग झेंग ने अपने दिमाग में लॉर्ड स्काई क्रेन की आवाज सुनी। वे समझ गया, मास्टर। फैंग झेंग ने फौरन जवाब दिया। उसकी ये चमक रही थी जब वो इल्यूजन लाइटनिंग क्रेन ग्रुप को देख रहा था और अपने आयनबीक फ्लाइंग क्रेन ग्रुप को मैनिपुलेट कर रहा था। वो टकराने वाले हैं। आयनबीक फ्लाइंग क्रेन ग्रुप बहुत बड़ा है, ये एक विशाल दानव जैसा लग रहा है। सीनियर ब्रदरसुन के क्रेन ग्रुप से शायद इस पर कोई असर ना हो। नहीं, सीनियर ब्रदरसुन के पास अभी भी एक चांस है। क्रेन की लड़ाइयां नंबर्स पर नहीं होती, ये उनके कंट्रोल और मैनिपुलेशन पर निर्भर करती है। सीनियर ब्रदरसुन हमेशा से कड़ी मेहनत करते आए हैं, क्रेन ग्रुप्स पर उनका कंट्रोल निश्चित रूप से सबसे अच्छा है। सब कुछ अब फैंग झेंग के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि फैंग झेंग जीतेगा। भले ही वो एक जीनियस है, वो है तो इंसान ही। इन कुछ सालों में यूज रैंक 4 तक कल्टिवेट करना पड़ा, सेक्ट के मिशंस करने पड़े और अपने गू वॉर्म्स का बेहतरीन सेट जमा करना पड़ा। इन सब चीजों ने उसका बहुत सारा वक्त ले लिया होगा। मुझे नहीं लगता कि उसके पास अपने क्रेन ग्रुप मैनिपुलेशन स्किल्स को ट्रेन करने का वक्त बचा होगा। सब लोग बड़े जोश से चर्चा कर रहे थे। ऐसी घनाघोर लड़ाई सेक्ट के 3 साल के छोटे एग्जामिनेशन और 8 साल के मिडिल एग्जामिनेशन में शायद ही कभी देखी जाती थी। सिर्फ 15 साल के बड़े एग्जामिनेशन में ये कभी कभी देखी जा सकती थी। भले हाईफैंग झेंग के पास बहुत सारे क्रेन्स हर कोई उस उम्मीद की नजर से नहीं देख रहा था। ए फ्लैट का सीन दो सेनाओं के बीच की लड़ाई जैसा था। फैंग झेंग के पास लगभग 10,000 उड़ने वाले क्रेन्स उसके पास एक बड़ी सेना थी, लेकिन नंबर्स के कारण अनपढ़ कंट्रोल खोना आसान था। वो सिर्फ रैंक 4 मिडिल स्टेज था, उसकी आत्मा की शक्ति सीमित थी, उसके पास उतनी ही मानसिक ऊर्जा हो सकती थी। इसी बीच भले हाइसन युआन हुआ के पास कम क्रेन्स थी, वो सभी एलीट्स थे और वो उन्हें आसानी से मैनिपुलेट कर सकता था। उन्हें कंट्रोल करने में उसने जितना समय लगाया था, उसकी क्रेन मैनिपुलेशन स्किल सेक्ट में सबसे अच्छी थी। दोनों सेनाओं को हवा में टकराते हुए देखकर इसी पल सन युआन हुआ अचानक कूद पड़ा। उसने अपने अपर्चर में गू को एक्टिवेट किया, जिससे वो बिजली की एक चमक में बदल गया और फैंग झेंग के करीब आ गया। फैंग झेंग को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी अचानक हमला करेगा। इस तरह से वो सन युआन हुआ आयनबीक फ्लाइंग क्रेन्स के जीहे में आ जाएगा और खुद को बड़े खतरे में डाल देगा। सन युआन हुआ ने तूफान की तरह हमला किया, जैसे वो पागल हो गया हो। उसकी ताकत उसके पहले दिखाए गए प्रदर्शन से कहीं ज्यादा थी। फैंग झेंग ने पहल खो दी और दबाव में आ गया, सिर्फ अपनी पूरी ताकत से बचाव कर पा रहा था। दोनों क्रेन्स हवा में उलझ गए, जबकि जमीन पर फैंग झेंग और सुन युआन हुआ तेजी से लड़ रहे थे। भले हाई इल्यूजन लाइटिंग क्रेन्स की संख्या कम थी, वो एकजुट और एक साथ चार्ज किया, कई आयनबीक फ्लाइंग क्रेन्स को चीरते हुए। इसके विपरीत आयनबीक फ्लाइंग क्रेन्स भले ही बहुत सारे थे, एक गड़बड़ थे, जैसे बिना लीडर के एक झुंड। आयनबीक फ्लाइंग क्रेन ग्रुप इल्यूजन लाइटनिंग क्रेन्स की इस छोटी संख्या को रोक नहीं पा रहा है। सीनियर ब्रदरसन कमाल के हैं। उनकी बैटल टैक्टिक शानदार थी। सही बात है, फैंग झेंग का कॉन्सेंट्रेशन सीमित है। इस बड़े ग्रुप ऑफ क्रेन्स को मैनिपुलेट करना एक बच्चे के हाथ में हथौड़ा देने जैसा है, आनंदी और अनजाना। वो खुद सीनियर ब्रदरसन द्वारा हमला जेएचईएल रहा है, वो खुद का ठीक से बचाव भी नहीं कर पा रहा है। अपने बचाव पर कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो ऊपर के क्रेन्स को कंट्रोल करने की चिंता कैसे कर सकता है। लेकिन आयनबीक फ्लाइंग क्रेन ग्रुप बहुत बड़ा है, वहां कई 100 बीस्ट किंग्स, कई 1000 बीस्ट किंग्स और यहां तक कि एक मिलियड बीस्ट किंग भी है। इल्यूजन लाइटनिंग क्रेन ग्रुप में सिर्फ 300 बीस्ट किंग्स और एक घायल 1000 बीस्ट किंग है। इन बीस्ट किंग से बचने के लिए इल्यूजन लाइटनिंग क्रेन्स को दाएं और बाएं से हमला करना पड़ रहा है। भले ही उन्होंने कई आम आयनबीक फ्लाइंग क्रेन्स को घायल कर दिया, वो खुद भी बहुत घायल हैं। सुन युआन हुआ और फैंग झेंग बराबरी पर हैं, एक हमला करता है और एक बचाव। वो एक दूसरे की चालों से बेहद परिचित हैं, कोई साफ विजेता नहीं है। हम सिर्फ क्रेन बैटल के नतीजे को देख सकते हैं। एक एल्डर ने इस मैच की जीत की शर्त को देख लिया। अगर आयनबीक फ्लाइंग क्रेन ग्रुप इल्यूजन लाइटनिंग क्रेन ग्रुप को निगल सकता है, तो यह फैंग झेंग की जीत पक्की थी। लेकिन अगर इल्यूजन लाइटनिंग क्रेन ग्रुप आयनबीक फ्लाइंग क्रेन्स के जीहे से निकलकर सुन युआन हुआ की मदद करने जाता है, तो फैंग झेंग हार जाएगा। से लो, थोड़ा और से लो,
थोड़ा ध्यान आयनबीक फ्लाइंग क्रेन्स पर लगाने की कोशिश करो और सारे इल्यूजन लाइटनिंग क्रेन्स को मार डालो। अगर तुम ये कर पाए तो ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी, ये भविष्य में तुम्हारे लिए बेहद मददगार साबित होगी। फैंग झेंग के दिमाग में लॉर्ड स्काई क्रेन की आवाज लगातार सलाह दे रही थी। फैंग झेंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और वही किया जो लॉर्ड स्काई क्रेन ने कहा। लेकिन जैसे ही वो सफल होने वाला था, सन युआन हुआ हमेशा उसके कंसंट्रेशन को हमलों की एक झड़ी से तोड़ देता था। सन युआन हुआ फैंग झेंग से बड़ा था, उसने क्रेन्स को मैनिपुलेट करने में बहुत मेहनत की थी। उसके कंट्रोल में भले हाई क्रेन्स घायल थे, वो पहले से हाई आयनबिक फ्लाइंग क्रेन्स के जीहे से बाहर निकलने वाले थे। जूनियर ब्रदर फैंग झेंग, मुझे हराने के लिए अभी बहुत जल्दी है, उसने टैंस कैसा। ऐसे शब्द फैंग झेंग ने सुने और इसने उसकी यादों के सबसे गहरे हिस्से को छेड़ दिया। उस जमाने में किंग माओ पहाड़ पर गुयू गांव में उसने और उसके बड़े भाई फैंग युआन ने अरेना में लड़ाई की थी। फैंग युआन ने बिल्कुल यही शब्द कहे थे, नहीं, मैं हार नहीं सकता। मुझे अपने क्लैन का बदला लेना है, अपने चाचा और चाची का, अपने क्लैन लीडर का, लॉर्ड किंग शू का। मैंने इन पिछले कुछ सालों में इतनी मेहनत क्यों की है? मुझे अपने भाई के सामने खड़ा होना है और उस हराना है। ले आप सुन युआन हुआ से कैसे हार सकता हूं? फैंग झेंग की एक में आग जल उठी। उसने अपने सर के दर्द को सहा और अपना कंसंट्रेशन डाइवर्ट किया। आयनबीक फ्लाइंग क्रेन्स अचानक हिल गए, जैसे एक बड़े जानवर ने अपना मुंह खोला हो, इल्यूजन लाइटनिंग क्रेन ग्रुप को निगलते हुए। ये देखकर सन युआन हुआ का चेहरा पीला पड़ गया। जीत! भीड़ ने जश्न मनाया। फैंग झेंग 8 साल के मिडिल एग्जामिनेशन में नंबर 1 था। उसने सुन युआन हुआ को हराकर इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का एक एलीट डिसाइपल बन गया। ट्रांसलेटर के विचार। चीबी जनरल, क्या ये असली एमसी है? चैप्टर 335, गू इमॉर्टल बायहू का विरासत। सेंट्रल कॉन्टिनेंट का सेक्ट सिस्टम सदर्न बॉर्डर के क्लैन सिस्टम से अलग था। क्लान्स में खून के रिश्ते हायरार्की को बनाए रखते थे और क्लैंसमैन हाई नर्चरिंग के टारगेट होते थे। लेकिन सेक्ट्स में मास्टर और डिसाइपल खून के रिश्तों की जगह ले लेते थे। सेक्ट्स में वो डिसाइपल्स को रिक्रूट करते थे और जब तक किसी के पास अच्छा टैलेंट और कैरेक्टर होता, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाता। ठीक इसी वजह से फैंग झेंग को इमॉर्टल क्रेन सेक्ट में उसके एक सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट में नीचे से ऊपर तक उन्हें आउटर डिसाइपल, इनर डिसाइपल, एलीट डिसाइपल, लेगेसी डिसाइपल, सेक्ट एल्डर, सेक्ट लीडर और सुप्रीम एल्डर के रूप में क्लासिफाई किया जाता था। 3 साल का छोटा एग्जामिनेशन इनर डिसाइपल्स को चुनने के लिए था। 8 साल का मिडिल एग्जामिनेशन एलीट डिसाइपल्स को चुनने के लिए था। और 15 साल का बड़ा एग्जामिनेशन लेगेसी डिसाइपल तक पहुंचने की अनुमति देता था। लेगेसी डिसाइपल के ऊपर सेक्ट एल्डर्स होते थे। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के सेक्ट एल्डर्स के पास कम से कम रैंक 4 कल्टिवेशन थी। सेक्ट लीडर के पास रैंक 5 कल्टिवेशन होती और सुप्रीम एल्डर्स रैंक 6 गू इमॉर्टल्स उनमें से कुछ रैंक 7 भी थे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के मुकबल सबसे शक्तिशाली रीजन था। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट सेंट्रल कॉन्टिनेंट के टॉप 10 सेक्ट्स में से एक था। ये शांग क्लैन से भी ज्यादा शक्तिशाली था। डिसाइपल सिलेक्शन में जन्म स्थान या किसी क्षेत्रीय प्राथमिकता का कोई लेना देना नहीं था। इसलिए इमॉर्टल क्रेन सेक्ट में सी ग्रेड एप्टीट्यूड वाले नहीं थे। बी ग्रेड सबसे आम तौर पर देखे जाते थे, लेकिन वहां बहुत सारे ए ग्रेड वाले भी थे। फैंग झेंग बिना शक के ए ग्रेड एप्टीट्यूड वाला एक जीनियस था। लेकिन इमॉर्टल क्रेन सेक्ट में ऐसी सुपर लेवल फोर्स में उसके जैसे कई जीनियसेस थे। फैंग झेंग, तुम जन्म से हाई होशियार दी और कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार द। अब जब तुम्हारे पास रैंक 4 कल्टिवेशन है, तुम पहले से हाई एक सेक्ट एल्डर बनने के लायक हो। लेकिन तुमने सेक्ट में अभी थोड़े ही समय पहले प्रवेश किया है। तुम्हें अपनी वफादारी साबित करने के लिए कई सेक्ट मिशंस पूरे करने होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेहनत करते रहोगे, बड़े एग्जामिनेशन में विजयी बनोगे और एक लेगेसी डिसाइपल बनोगे। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का लीडर अपनी शानदार कुर्सी पर बैठा नीचे सीढ़ियों पर घुटने टेके हुए फैंग झेंग को देख रहा था। जी, मैं लीडर की सीख को याद रखूंगा, फैंग झेंग ने जवाब दिया। अब मेरे पास एक सेक्ट मिशन है जो मैं तुम्हें और कुछ एलीट डिसाइपल्स को सौंप रहा हूं। वापस जाओ और डिटेल्स पढ़ लो, जाओ, सेक्ट लीडर ने कहा और एक बुकवर्म उठकर उसकी तरफ आया। फैंग झेंग ने यूज पकड़ा और विदा ले ली। वापस आने के बाद वो बिस्तर पर लेट गया और सो गया। गू वॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। ऐसा करते वक्त उसने अपनी मानसिक ऊर्जा का बहुत इस्तेमाल किया,
कभी कभी यूज मल्टीटास्क करना पड़ता और एक साथ कई काम करने पड़ते थे। सन युआन हुआ के साथ लड़ाई में फैंग झेंग ने अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स इस्तेमाल कर लिए थे और सच में अपने सारे साधन खर्च कर दिए थे। वो बहुत थक गया था, जबरदस्ती सेक्ट लीडर से मिलकर एलीट डिसाइपल बनने की शुरुआत पूरी की थी। उसका सर अभी भी दुख रहा था, जैसे कोई हथौड़े से मार रहा हो, जबकि उसके कंधे इतने दुख रहे थे कि वो मुश्किल से ही अपनी गर्दन को सपोर्ट कर पा रहे थे। यूज नींद आ रही थी और हल्का हल्का चक्कर आ रहा था। फैंग जेंग 2 दिन और 2 रात सोया, जब तक कि लगातार खटखटाने की आवाज ने यूज जागा नहीं दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने एलीट डिसाइपल्स का एक ग्रुप देखा। इन डिसाइपल्स में लड़के और लड़कियां दोनों वो ज्यादातर रैंक 3 के लेकिन कुछ रैंक 4 कल्टिवेशन वाले भी थे। क्लैन से अलग, जहां लॉयल्टी टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती थी, सेक्ट्स को ऐसा करना पड़ता था। जितनी ऊंची हायरार्की, उतने कम एलीट डिसाइपल्स, लेगेसी डिसाइपल्स और एल्डर्स होते थे। कई लोग रैंक 4 तक कल्टिवेट करते लेकिन एग्जामिनेशंस के दौरान एलिमिनेट हो जाते थे। इस वजह से कई डिसाइपल्स और एल्डर्स की रैंक 4 कल्टिवेशन एक जैसी होती थी। लेकिन उनकी कल्टिवेशन चाहे जो भी हो, एल्डर्स की बैटल स्ट्रेंथ निश्चित रूप से डिसाइपल्स से ज्यादा होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें एग्जामिनेशंस के जरिए सख्ती से चुना जाता था और वो हजारों में सबसे प्रतिभाशाली होते थे। फैंग झेंग, हमारा मिशन एक ही है। इस सफर पर मैं उम्मीद करता हूं कि हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। फैंग झेंग, मैंने तुम्हारी सुन युआन हुआ के साथ लड़ाई देखी, वो बहुत रोमांचक थी। मैं उम्मीद करता हूं कि हम रास्ते में स्पा कर सकते हैं। ये लोग बहुत मिलनसार थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो जानते थे कि फैंग झेंग 10,000 की संख्या वाले एक आयनबिक फ्लाइंग क्रेन ग्रुप को कंट्रोल करता था। भले ही वो उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता था, ऐसी शक्ति फिर भी सम्मान के लायक थी। आप लोग बहुत पोलाइट हैं, मेरे साथी सेक्ट ब्रदर्स। मुझे शर्म आ रही है, इन कुछ दिनों में मैं सो रहा था, मैंने मिशन की डिटेल्स अभी तक नहीं देखी हैं। फैंग झेंग ने हाथ जोड़कर अपनी गलती मानी। समझ गया, इस केस में मैं तुम्हें सीधे बता देता हूं, हमारा इस बार का मिशन बेहद जरूरी है। फैंग झेंग, कुछ महीने पहले टीएनटी माउंटेन पर एक चौंकाने वाली घटना हुई थी, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? एक एलीट डिसाइपल ने पूछा। टीएनटी माउंटेन? फैंग झेंग ने सर हिलाया। यह मामला बड़ा था, मुझे इसके बारे में पता है। टीएनटी माउंटेन पर फेरी बाइहू की विरासत प्रकट हुई थी। फेरी बाइहू राइचस पाथ की एक मशहूर शख्सियत हैं, एक रैंक 6 गू इमॉर्टल, और उनके पास हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड है। जैसे ही ये विरासत प्रकट हुई, कई गू इमॉर्टल्स सामने आए। जो भी इस विरासत को प्राप्त करेगा, उनका ब्लेस्ड लैंड मिल जाएगा। अभी टीएनटी माउंटेन को कई गू इमॉर्टल्स ने घेर रखा है। फैंग झेंग, मैं तुम्हें सीधे बताता हूं, हमारा इस बार का मिशन टीएनटी माउंटेन जाना और इस विरासत को हासिल करने की कोशिश करना है। हमारे इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के लॉर्ड गू इमॉर्टल ने पहले ही दूसरे सेक्ट्स के लॉर्ड्स के साथ एक समझौता कर लिया है। शांति बनाए रखने के लिए वो हमला नहीं करेंगे, बल्कि अपने सेक्ट से कुछ एलीट डिसाइपल्स को चुनेंगे जो एक फेयर कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। फैंग झेंग ने यह सुना और उसकी ईर्ष्या बड़ी हो गई, जिसमें गहरा लालच दिख रहा था। क्या तुम सीरियस हो? ये एक गू इमॉर्टल की विरासत थी। बिल्कुल, अगर हम सच में किस्मत वाले हुए और उसके वारिस बन गए, तो हम जरूर कामयाबी की ऊंचाइयों को छुएंगे। भविष्य में हमारे पास गू इमॉर्टल रेल्म तक पहुंचने का एक बड़ा मौका होगा। लेकिन हमारे इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के अलावा वहां हेवनली लोटस सेक्ट, स्पिरिट बटरफ्लाई वैली, एंशिएंट सोल सेक्ट, हेवंस एनवी सेक्ट और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के दूसरे टॉप 10 सेक्ट्स भी हैं। इसलिए इस सफर के दौरान हमें सहयोग करना होगा और एकजुट रहना होगा। बिल्कुल, फैंग झेंग ने फौरन जवाब दिया। सदर्न बॉर्डर में हुओ टैन माउंटेन एक डोर्मेंट ज्वालामुखी है। ये लगभग 3 किलोमीटर ऊंचा है और पहाड़ की छोटी सपाट है जिसमें एक छेद है जिसके अंदर से मैग्मा बह रहा है। घने धुएं कभी कभी फनल से उठते हैं, जैसे कोई चिमनी हो। इस पहाड़ पर सबसे बड़ा संसाधन चारकोल स्टोन्स है, जो लगभग हर जगह दिखाई देते हैं। इस तरह के चारकोल स्टोन लंबे समय तक जलते हैं और कम गर्मी देते हैं, और धुएं भी नहीं निकलते। ये शांग क्लैन सिटी के 5वें इनर सिटी में सबसे आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। कई दिन हो गए थे जब से फैंग युआन और बाई निंगबिंग ने हुओ टैन माउंटेन में कदम रखा था। वो शैंकलियांग माउंटेन से निकले थे। सैनचा माउंटेन पहुंचने के लिए हुओ टैन माउंटेन एक जरूरी पड़ाव था। चारकोल स्टोन्स पर कदम रखते ही नीचे से गर्मी महसूस होती थी, हवा सूखी और बिना नमी के थी। दूर तक देखने पर सिर्फ गहरे लाल चारकोल स्टोन्स हाई दिखाई देते थे। इस पहाड़ पर पेड़ भी थे,
लेकिन ये पेड़ छोटे और पतले उनकी शाखाएं सुइयों जैसी थी और सूरज की रोशनी को नहीं रोकती थी। इसलिए हुओ टैन माउंटेन पर दूसरे पहाड़ों के मुकाबले ज्यादा दूर तक देखा जा सकता था। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग पहाड़ पर सफर कर रहे थे। अगर आसमान में पंछी उड़ते और नीचे देखते तो उन्हें दो छोटी छोटी चींटियां धीरे धीरे रेंगती हुई दिखती। सच्चाई यह है कि अन पर नजर रखी जा रही थी। ही आखिरकार वो आ ही गए। हुओ टैन माउंटेन रास्ते का एक जरूरी स्थान है। अगर उन्हें सनचा माउंटेन जाना है तो वो यहां से जरूर गुजरेंगे। एक अनजान कोने में दो डेमोनिक गू मास्टर्स छुपे हुए थे। वो दो टकले आदमी बूढ़ा वाला जाओ हुवैंग कहलाता था, जबकि आधे उम्र का आदमी मेंग तू कहलाता था। वो डेमोनिक गू मास्टर्स के बीच एक मशहूर कातिल जोड़ी थे। जैसे ही हम इन दोनों को मार देंगे, शांग क्लैन 10,000 प्राइमेवल स्टोन्स इनाम देगा और हमें एक येलो पेयर टोकन भी मिलेगा। इतनी अच्छी डील हम कैसे जाने दे सकते हैं? मेंग तू ने उत्सुकता से अपने होठ चाटे। लेकिन वो दोनों रैंक 4 गू मास्टर्स हैं, हम सिर्फ रैंक 3 पीक स्टेज पर हैं। यह डील अच्छी है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। मुझे नहीं पता कि इसे स्वीकार करके हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। जाओ हुवैंग यूएमआर में बड़ा और समझदार था। उसके चेहरे पर चिंता दिख रही थी। बड़े भाई जाओ टू, उनकी कल्टीवेशन से डरो मत। रैंक 4 हैं तो क्या हुआ, वो सिर्फ रैंक 4 इनिशियल स्टेज पर हैं। उनके हाथों में ज्यादातर गू वॉर्म्स अभी भी रैंक 3 के हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी रैंक 4 गू मास्टर को नहीं मारा। याद है वो सियोफुलू जिसे हमने मारा था? मेंग तू ने हिम्मत बधाई। जैसे हाय उसने सियोफुलू का जिक्र किया, जाओ हुवैंग ने भावे सिकोड़ ली और उसने घबराकर कहा, मैंने कितनी बार कहा है सियोफुलू के बारे में बात मत करो। वो सियो क्लैन के सुप्रीम एल्डर का पोता है। उस मारकर हमने एक गू इमोर्टल से दुश्मनी मोल ली है। इस बात को अपने पेट में रखो और कभी इसका जिक्र मत करना। HMPH, तो क्या हुआ अगर वो गू इमोर्टल है? क्या हम इतने सालों से आजाद और सुरक्षित नहीं रह रहे हैं? मेंग तू ने लापरवाही से मुंह बनाया। गू इमोर्टल सर्वशक्तिमान नहीं होते। इन दो नए नए रैंक 4 गू मास्टर्स की तो बात ही छोड़ दो। भाई, ये मत भूलना कि हमने उनके लिए वो जाल तैयार करने में कई दिन लगाए हैं। ही अस जाल की बात सुनकर जाओ हुवैंग का चेहरा थोड़ा शांत हुआ। वो बड़बड़ाया, जैसे ही वो जाल में फंस जाते हैं और एक घमसान युद्ध में लग जाते हैं, उनकी प्राइमेवल एसेंस खत्म हो जाएगी और हमें हमला करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, मेंग तू ने कहा और उसकी इन अचानक चमक उठी। उसने धीरे लेकिन उत्सुकता से कहा, जल्दी देखो, वो जाल में फंस गए। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग ने चलना बैंड कर दिया। आसपास की जमीन जोर से हिलने लगी। दोनों तरफ की चट्टान से पत्थर के टुकड़े नीचे गिरने लगे। जमीन पर मिट्टी हट गई और लावा क्रोकोडाइल्स जमीन से बाहर निकलने लगे। ये एक लावा क्रोकोडाइल ग्रुप है, वहां 1000 बीस्ट किंग है। बाइनिंग बिंग ने कंसंट्रेट किया, ग्रुप के लीडर को देखते हुए। यह लावा क्रोकोडाइल किंग बहुत बड़ा था, 3 हाथियों के साइज का। उसका शरीर गहरे लाल स्केल से ढाका हुआ था और 4 मोटे पैर उसके विशाल शरीर को सहारा दे रहे थे। एक क्रोकोडाइल की पूंछ जो धातु जैसी चमक दे रही थी, 10 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी। उसकी पीठ पर 2 गुठलियां थीं, जैसे 2 छोटे ज्वालामुखी हो। जब वो सांस लेता तो ज्वालामुखियों से 2 काले धुएं के निशान उठते, जो रिदमिकली मोटे और पतले होते थे। जैसे हाई लावा क्रोकोडाइल किंग जमीन से बाहर निकला, उसने फैंग और बाई को घूरा, लेकिन उसका ज्यादा ध्यान फैंग युआन पर था। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग रैंक 4 इनिशियल स्टेज गू मास्टर्स लेकिन उसके पास रैंक 4 मिडिल स्टेज प्राइमेवल एसेंस थी। लावा क्रोकोडाइल किंग के सेंसस तेज उसने फौरन महसूस कर लिया कि फैंग युआन का ऑरा ज्यादा डरावना था। उसने अपना मुंह खोला और 1000 से ज्यादा लावा क्रोकोडाइल्स ने फैंग और बाई को घेर लिया। ऐसी खतरनाक स्थिति का सामना करते हुए फैंग युआन हंसा, ये तो बस कुछ क्रोकोडाइल्स हैं। बाइनिंग बिंग, मेरे साथ मिलकर इस लावा क्रोकोडाइल किंग को मार डालो। ठीक है, बाइनिंग बिंग ने साफ साफ जवाब दिया, लेकिन उसकी एनी में लड़ाई का जोश हो पड़ा। उस समय जब वो पहली बार किंग माओ पहाड़ से निकले थे, उन्होंने एक लावा क्रोकोडाइल किंग का सामना भी किया था और उससे दूर रहे थे। लेकिन अब वो अलग थे। उनके पास रैंक 4 कल्टिवेशन थी। भले ही ये लावा क्रोकोडाइल किंग 1000 बीस्ट किंग था, वो उनका रास्ता नहीं रोक सकता था। ट्रांसलेटर के विचार। चीबी जनरल, ये जाल है या स्वादिष्ट भोजन? चैप्टर 336, हीरो ने बचाई सुंदरी। चतने टूटी और उद गई। क्रोकोडाइल ग्रुप दर्द से कर रहा था। बड़ी लड़ाई अपने अंजाम पर थी। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग ह्यूतन पहाड़ पर ऊंचे खड़े
उनके चारों तरफ लावा क्रोकोडाइल्स की लाशें बिखरी पड़ी थी। इसी बीच वो 1000 बीस्ट किंग लावा क्रोकोडाइल किंग जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थी, उसकी पीठ पर बने 2 छोटे वोल्कानो भी टूट चुके थे। वो धीमी आवाज में कह रहा था, जमीन पर लेटा हुआ था और उसके शरीर के अनगिनत घावों से खून बह रहा था। उसके पंजे कांप रहे थे जब उसने जमीन खोदकर नीचे घुसने की कोशिश की, लेकिन अब उसके पास इतनी ताकत नहीं बची थी। उसका संघर्ष कम होता गया जब तक कि आखिर में उस पर मौत हावी ना हो गई। 1000 बीस्ट किंग के मरते ही बचे हुए लावा क्रोकोडाइल्स फौरन टीटा बितर हो गए, या तो जमीन में घुस गए या इधर उधर भाग गए। मैदान ए जांग को थोड़ा साफ करने के बाद फैंग और बाई ने अपना सफर फिर से शुरू किया। जाओ हुआंग और मिंग तू दूर एक कोने में बिना हिले डुले छुपे हुए थे। इन 2 मशहूर कातिलों के चेहरे पर अभी एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह। वो डर गए थे। क्या ये दोनों इंसान भी हैं? उन्होंने अपनी ताकत से पूरे लावा क्रोकोडाइल ग्रुप का मुकाबला किया। बाइनिंग बिंग आइस पाथ पर चलती है और लावा क्रोकोडाइल्स को काफी हद तक दबा देती है। इसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन असली बात तो वो फैंग झेंग है। वो तो बस इंसानी खाल में एक राक्षस है। जितने ज्यादा GHAAV यूज लगते, वो उतना ही मजबूत होता जाता। आखिर में उसने लावा क्रोकोडाइल किंग को भी आसानी से हवा में उड़ा दिया। जाओ हुआंग और मेंग तू ने एक दूसरे को देखा, दोनों ने एक दूसरे की आंख में डर देखा। फैंग और बाई की भयानक ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। वो शांग क्लैन सिटी में नहीं रहते थे, इसलिए पूरी लड़ाई देखने के बाद ही उन्हें फैंग और बाई के आतंक का गहरा एहसास हुआ। ये दोनों नौजवान सच में सिर्फ 20 साल के हैं? भाड़ में जाए, उनके मुकाबले में हमने अपनी जिंदगी के पिछले 40 साल एक कुत्ते की तरह गुजारे हैं। मेंग तू ने डर के मारे गाली दी। भाई मेंग तू, ऐसा मत कहो। तुम्हारी बात सुनकर मुझे अपने आप पर पूरी तरह से शर्म आ रही है। बुजुर्ग जाओ हुवैंग ने गहरी सांस ली। बिना शक यह दोनों जीनियसेस हैं। अपनी तुलना दूसरों से करना सिर्फ तुम्हें गुस्सा दिलाएगा। हम उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये डील कभी नहीं लेता। भाई जाओ हुवैंग, तुम्हारी बातों ने मेरी कम्पिटिटिवनेस को और भड़का दिया है और मुझे और ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। भले ही हम उन्हें हरा नहीं सकते, हमारे पास अभी भी एक मौका है। मेंग तू ने थोड़ा थूक थूकते हुए कहा। कैसा मौका? सोचो भाई जाओ हुवैंग। वो लोग सनचा माउंटेन जा रहे हैं 3 किंग्स इनहेरिटेंस से फायदा उठाने। सनचा माउंटेन अभी बेहद केओटिक है। वहां रैंक 4 और रैंक 5 के एक्सपर्ट्स हर जगह हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें जरूर दूसरों से टकराना पड़ेगा। जब वो वहां होंगे, हम एक मौके की तलाश में रहेंगे। अगर हम उनकी मुसीबत का फायदा उठा सके तो सबसे अच्छा होगा। जाओ हुवैंग की एक ही इस याद दिलाने पर चमक उठी। उसने मेंग तू के कंधे पर थपथपाया। भाई, तुम्हारी बात में दम है। चलो सनचा माउंटेन चलते हैं। लावा क्रोकोडाइल्स के ग्रुप में कुछ तो गड़बड़ थी। फैंग युआन ने रास्ते में सोचा। लावा क्रोकोडाइल्स के आने का समय और जगह बहुत अजीब थी। जैसे ही वो आए, उन्होंने फैंग और बाई को आकर घेर लिया। बाइनिंग बिंग को कुछ गलत महसूस नहीं हुआ, लेकिन फैंग युआन अपनी पिछली जिंदगी के अनुभव से एक साजिश की बू सूंघ सकता था। फैंग युआन ऐसी परिस्थितियों से बहुत परिचित था। किसी ने जानबूझकर ये जाल बिछाया है और मुझसे निपटना चाहता है। लेकिन ये कौन सी साइड है? वू क्लैन, बाई क्लैन या शैंग क्लैन? फैंग युआन अंदर ही अंदर सोच रहा था। क्योंकि मैं लीरन की आइडेंटिटी जानता हूं और अब मैं इन शैंग लियांग माउंटेन छोड़ चुका हूं, इस बात की संभावना है कि वो क्लैन कोई हरकत करेगा। और बाई क्लैन? मैं उनका दुश्मन बन चुका हूं। मैं उनके क्लैन के स्पिरिट स्प्रिंग के सूखने का बड़ा राज जानता हूं और उनसे 3 मिलियन प्राइमेवल स्टोन्स भी वसूल चुका हूं। वो मुझसे नफरत क्यों नहीं करेंगे? शान क्लैन भी है। मैंने जितने शान क्लैंसमैन से दुश्मनी मोल ली है, वो भी कम नहीं है। शान याजी, शांग यी फैन, असवे क्लैंसमैन के ग्रुप को खरीदने के बाद मैंने शैंग पुलाव से भी पंगा ले लिया। शैंग क्लैन के यंग मास्टर कंपटीशन में मैं शांग शिनसियाई की एक शक्ति था और अगर मुझे बाहर ही खत्म कर दिया जाता तो वो बहुत कमजोर हो जाती। छोड़ो, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। जैसा आएगा वैसा देख लेंगे। फैंग युआन ने अपना सिर हिलाया और उलझे हुए विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया, अपने विचारों को साफ करते हुए। अगर ये पहले होता जब वो कमजोर था, तो यूज हर चीज की प्लानिंग के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगानी पड़ती। लेकिन अब उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी और उसके अंदर एक ऐसा आभा था जो किसी भी हवा के हमले से नहीं हिलता। ... सेंट्रल कॉन्टिनेंट। हवा बादलों के समंदर से गुजर रही थी। 10,000 उड़ने वाले सारस एक साथ अपने पंख फड़फड़ा रहे थे।
फैंग झेंग और इमोर्टल क्रेन सेक्ट के दूसरे एलीट डिसाइपल्स उड़ने वाले सारस पर खड़े दयापालथी मारे बैठे थे और टीएनटी माउंटेन की तरफ बढ़ रहे थे। बॉस फैंग झेंग, आपका क्रेन ग्रुप सच में शक्तिशाली है। हम इस टीएनटी माउंटेन के सफर पर जरूर चमकेंगे और सब कुछ साफ कर देंगे, एक एलीट डिसाइपल ने कहा। उसने बोलते वक्त एक गू का इस्तेमाल किया, इसलिए हवा कितनी भी तेज क्यों ना चले, उसकी आवाज में कोई रुकावट नहीं आई और सब तक साफ साफ पहुंची। आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। इस बार गू इमोर्टल बायहू की विरासत के कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सभी 10 ग्रेट सेक्स के एलीट्स हैं। अगर हमें विरासत हासिल करनी है तो हमें ना सिर्फ शक्ति की जरूरत होगी बल्कि किस्मत की भी। बॉस फैंग झेंग, आप बहुत विनम्र हैं। आपके मिरियड क्रेन ग्रुप के होते हुए हमें कौन रोक सकता है? तुरंत एक दूसरे एलीट डिसाइपल ने कहा। बॉस फैंग झेंग, आप मेरे रोल मॉडल हैं। कोई हैरानी नहीं कि सेक्ट लीडर ने आपको एलीट डिसाइपल बनते हाई इस मिशन पर भेजा है। इस टीएनटी माउंटेन के सफर पर हम सिर्फ आपके पीछे चलेंगे, एक एलीट फीमेल डिसाइपल ने सम्मान से कहा। रास्ते में फैंग झेंग ने सभी एलीट डिसाइपल्स के साथ स्पर किया था। वो बहुत शक्तिशाली था और उसके अपचर में एक स्पिरिट इंक्यूबेटिंग फ्ली भी था। लॉर्ड स्काई क्रेन की आत्मा अस स्पिरिट इंक्यूबेटिंग फ्ली में रहती थी और समय समय पर मार्गदर्शन देती थी। साथ हाई मिरियड क्रेन ग्रुप का भी सपोर्ट था। इसी वजह से फैंग झेंग ने सभी दूसरे एलीट डिसाइपल्स को हरा दिया। वो जीत के बाद अहंकारी नहीं हुआ, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था और वो विनम्र था, आसानी से सबके दिल जीत लिए और उनका नेता बन गया। सभी फैंग झेंग की प्रशंसा कर रहे थे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट सेक्ट्स में से किसके पास गहरी नींव नहीं है? मुझे यकीन है कि उनके पास भी प्रतिभाशाली लोग होंगे। भले ही मेरे पास मिरियड क्रेन ग्रुप है, मेरी कमजोरी यह है कि मैं उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। उड़ने वाले सारस के कंट्रोल के बारे में मुझे अभी भी आप सबसे मार्गदर्शन की जरूरत है। फैंग झेंग ने अपने पास के लोगों की तरफ हाथ जोड़े। ऐसी हिम्मत हम नहीं कर सकते। बॉस फैंग झेंग के साथ स्पर करने का मौका मिलना ही हमारे लिए सम्मान की बात है। बॉस, आप इन दिनों इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि हमें शर्म आ जाती है। बॉस, आपकी प्रगति उल्लेखनीय है। आपके पास सारस को कंट्रोल करने का जन्मजात टैलेंट है। आपको पहले सिर्फ प्रैक्टिस की कमी थी और थोड़ा समय मिलने पर आप जरूर सुन युआन हुआ को पीछे छोड़ देंगे। दूसरे एलीट डिसाइपल्स ने सहमति में बातें कहीं। उनकी बातें उनके दिल की गहराइयों से थी। इस सफर पर वो साफ साफ फैंग झेंग की प्रगति को देख सकते थे। फैंग झेंग मुस्कराया। लॉर्ड स्काई क्रेन के मार्गदर्शन और गुप्त अनुभवों के साथ और कभी कभी उसके शरीर को कंट्रोल करने के साथ वो बिजली की रफ्तार से कैसे इंप्रूव ना करता। कुछ देर उड़ने के बाद आयनबीक फ्लाइंग क्रेन्स एक के बाद एक चिल्लाने लगे। फैंग झेंग और बाकी लोग समझ गए, ठीक है, समय हो गया है, हमें नीचे उतारकर उड़ने वाले सारस को खिलाना होगा। फैंग झेंग ने पैर पटका। उसके कंट्रोल में फ्लाइंग क्रेन ग्रुप बादलों की परत को चीरते हुए नीचे उतरने लगा। एक पाल के लिए सब तरफ सिर्फ सफेद विशालता का दृश्य था। जल्द ही बादल और कोहरा गायब हो गए जब ग्रुप बादलों की परत से नीचे हरी भरी जमीन पर उतरा। उड़ने वाले सारस को भी खाने की जरूरत होती है। क्रेन ग्रुप जितना बड़ा होता, उनकी भोजन की मांग उतनी ही ज्यादा होती। खुशकिस्मती से आयनबीक फ्लाइंग क्रेन्स कुछ भी खा सकते थे। कभी कभी वो पेट भरने के लिए पत्थर भी खा लेते थे, इसलिए उन्हें पालना बहुत आसान था। फैंग झेंग के पास इतना बड़ा क्रेन ग्रुप था, लेकिन ये उतना ही परेशानी वाला भी था। हर निश्चित समय के बाद उस जमीन पर उड़कर क्रेन ग्रुप को खिलाना पड़ता था। वहां एक लड़ाई हो रही है। जब वो नीचे उतर रहे थे, एक एलीट डिसाइपल अचानक बोल पड़ा। सभी ने तुरंत जमीन पर अजीब हालत को देखा। 4 डेमोनिक गू मास्टर्स बुरी तरह से हंस रहे थे जबकि वो 3 महिला गू मास्टर्स को घेर कर धीरे धीरे उनके पास आ रहे थे। TSK, यह तो 4 ग्रेट ऑब्सेनिटीज हैं। जल्द ही एक एलीट डिसाइपल ने अन 4 डेमोनिक गू मास्टर्स की पहचान एक नफरत भरे टोन में बता दी। यह 4 ग्रेट ऑब्सेनिटीज अलग अलग थे। ईस्टर्न ऑब्सिनिटी चैन यी डाओ, वेस्टर्न थीफ यू बागवान, सदर्न डिस्टर्बेंस शी बाओ और नॉर्दर्न स्क्वांडरिंग फैन चुन याओ। वो पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में घूमते रहते थे और सभी रैंक 4 गू मास्टर्स थे। वो बेहद शक्तिशाली थी और जब अपनी शक्तियों को मिलाते तो रैंक 5 गू मास्टर्स का भी मुकाबला कर सकते थे। देखो, वो लोग हेवनली लोटस सेक्ट की फेरी बाइशिया को घेर रहे हैं, एक तेज नजर वाले एलीट डिसाइपल ने चिल्लाकर कहा। HMPH, डेमोनिक पाथ के लोग, हर एक को मौत के घाट उतार देना चाहिए। फैंग झेंग का चेहरा बेहद ठंडा हो गया और उसने तुरंत क्रेन ग्रुप को बिना ज्यादा सोचे नीचे चार्ज करने का आदेश दिया। ही,
फेरी बाइशिया, आज इस मुसीबत से बचना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। सोचा न था कि आज हमारी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि फेरी बाइशिया की खुशबू सूंघने को मिलेगी। भले ही हमें भारी चोट लगे, ये उसके लायक है। 4 ग्रेट ऑब्सेनिटीज ने ऊँग मारी जब वो 3 महिला गू मास्टर्स की तरफ बढ़े। कमीनो, फेरी बाइशिया ने अपने बर्फ जैसे सफेद दांत पीसे। वो गंभीर रूप से घायल थी और उसके पास बाहर निकलने की ताकत नहीं थी। जैसे है वो उम्मीद खोने लगी और आत्महत्या करने का सोच रही थी, उसने अचानक अपने ऊपर से क्रेन्स के ग्रुप की चीखें सुनी। कौन है? 4 ग्रेट ऑब्सेनिटीज ने अपने सिर उठाकर चिल्लाया। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का एलीट डिसाइपल फैंग जेंग। फैंग जेंग आयनबीक फ्लाइंग क्रेन किंग की पीठ पर खड़ा था, उसकी जबान से जैसे बिजली कड़क रही थी। वो क्रेन की पीठ पर सीधा और शान से खड़ा था, उसका शरीर मजबूत था, उसकी भावी घनी और येरी चीते जैसी थी। उसने अपनी नज़र चारों ऑब्सेनिटीज पर टिकी राखी और अपना हाथ हिलाया। उसके पीछे के एलीट डिसाइपल्स और 10,000 आयनबीक फ्लाइंग क्रेन्स उसके पास से गुजरे और चारों ऑब्सेनिटीज की तरफ चार्ज कर दिया। हे भगवान, इतने सारे क्रेन्स! ये तो 10 ग्रेट सेक्ट्स में से एक है, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के एलीट डिसाइपल्स। क्या बुरी किस्मत है, हम घायल हैं और इस ग्रुप का मुकाबला नहीं कर सकते, चलो भागते हैं। 4 ग्रेट ऑब्सेनिटीज ने स्थिति का जायजा लिया, फिर भागने के लिए मुड़े और जल्द ही वो दूर भाग गए, उनकी परछाइयां सबकी नजरों से ओझल हो गई। ये डिमोनिक पाथ का कचरा, इनके पास और कोई काबिलियत हो ना हो, लेकिन भागने में ये काफी तेज हैं। एलीट डिसाइपल्स जोर से हंसे। तुम ठीक हो? फैंग जेंग क्रेन की पीठ से उतरा और फेरी बाइशिया के पास आकर धीरे से पूछा। मैं ठीक हूं, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया यंग मास्टर फैंग जेंग। फेरी बाइशिया ने फैंग जेंग को देखा, उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी नज़र में मोह के संकेत थे। उसने सोचा था कि वो इस मुसीबत से बच नहीं पाएगी, लेकिन आसमान से एक हीरो आ गिरा। फैंग जेंग एक हीरो की तरह सुंदरी को बचा रहा था और इसने फेरी बाइशिया पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। ट्रांसलेटर के विचार। चीबी जनरल फैंग युआन ने अन चारों को तुरंत मार दिया होता। कितना बेकार है। चैप्टर एंड।